गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। साथ ही साथ में अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून बोथ। ये मैंने बोथ क्यों यूज किया है तो अभी आपको बता देते हैं कि ये वही वाला क्लास है जो 12 बजे होता है, लेकिन आज इस क्लास का जो टाइम है वो 11:30 बजे रखा गया है। तो 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक आपका ये आज का सेशन रहेगा। हो सकता है 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट हमें आज रिवाइज करना है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट जो है वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। अरे समर भैया, सबको दिख रहे हैं तुम्हारे कमेंट, कह रहे हैं जिसको मेरा कमेंट ना दिखे उसका मेकअप बिगड़ जाए। गजब ही है लड़का। चलिए, पल्लवी, लक्ष्मी, रुचिका, हरे कृष्णा, एवरी, क्यूटी, दामिनी, प्रियंका, ज्योति, पल्लवी, निकिता, आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुष्प भैया पाकिस्तान, अभी देखते हैं, अभी एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिला मुझे, अभी थोड़ा बैठेंगे उसके बाद देखते हैं। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। और आज का जो अपना क्लास है वो क्या है टॉपिक, उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। साथ में ये भी आप जान लीजिएगा कि आज का जो आपका सेशन है ये पूरा पूरा आपका रिविजन का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, आज का पूरा आपका रिविजन है। तो रिवीजन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आज का जो ये पार्ट है ये आपका हिस्ट्री का रिवीजन है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से। कहाँ से शुरुआत होगी, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। प्री हिस्टोरिक के बाद में हम लोग कौन सा वाला सेक्शन पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद आएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका रिवीजन है। तीसरा टॉपिक जो इसके बाद में आपका रहेगा वो होगा कौन सा वाला, वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सिविलाइजेशन, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो रहेगा महाजनपद। क्या है, महाजनपद। और नेक्स्ट आपका जो होगा वो है मगध टाइम पीरियड। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, मगध के बाद में कौन सा वाला आएगा, अशोका वाला जो टाइम पीरियड है यानी कि मौर्यन टाइम पीरियड। और लास्ट में अपना आएगा कौन सा, गुप्ता टाइम पीरियड। तो आज हमें इतना सेक्शन रिवाइज करना है, ठीक है। मोहम्मद, संदीप, गणेश, पल्लवी, नुपुर, अभिषेक, भोली, भोली सी सूरत है, सोनाली, नीतू, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, शिखा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अगर सब लोग रेडी, हाँ बीच में बिल्कुल सही कहा आपने, बीच में आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म भी रहेगा, करेक्ट। चलें फिर, ऑल गुड टू गो। एक बार इसे थम अप करिए। बंटी, नित्या, चक्रेश, आकाश, गुंजन, साकेत, गोविंदा, आला, अरे ममतेश भैया, अरे हेलो, कैसन बा, वर्षा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है हिस्ट्री के अंदर वो रहती है किससे, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो यूजुअली हम पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन उस सभ्यता के पहले भी जब हम होमो सेपियंस की बात करते हैं, यानी कि एक समय आपको ऐसा देखने को मिलता है जब बताया जाता है कि इंडिया के अंदर तो ह्यूमंस थे, लेकिन पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले जहां पे ह्यूमंस पाए गए उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो अर्थ पर अगर सबसे पहले हम अवशेषों की बात करें तो अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट था जहां पे सबसे पहले बताया जाता है कि ह्यूमंस धरती पर पाए गए, उनके कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का जो टाइम पीरियड है उसी को हम प्री हिस्टोरिक एरा के नाम से जानते हैं। और यही प्री हिस्टोरिक एरा जो है इसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। स्टोन एज शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो इसलिए है क्योंकि क्योंकि ये वो आपको टाइम पीरियड मिलेगा जहां पे सबसे ज्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टोन एज में सबसे पहला जो टाइम पीरियड आएगा वो कौन सा है, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। क्या है, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, प्री। प्री का मतलब क्या है, बहुत पुराना। तो ये जो टाइम पीरियड है ये बात करेगा किसके बारे में, होमो सेपियंस के बारे में,
ये आप देख सकते हो, ये जो होमो सेपियंस हम पढ़ते चले आ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री के अंदर आपको होमो सेपियंस सुनने को मिलते हैं। ये होमो सेपियंस जो थे पहले के टाइम पे, आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी कि ये लोग गुफाओं के अंदर रहते थे, केव्स के अंदर रहते थे। सेकेंड पॉइंट, ये लोग हंटर हुआ करते थे, यानी कि शिकार करके खाना खाया करते थे। अगला पॉइंट, ये लोग क्या करते थे, खाने को इकट्ठा करके भी रखा करते थे। लेकिन उस टाइम पे इनको अनाज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इनको सिर्फ यही पता था कि यही एनिमल्स है, इन्हीं को हमें क्या करना है, मार के खाना है। उसके बाद में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो पैलियोलिथिक एज जो है वो क्या होगी, 3 पार्ट में डिवाइड होगी। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि सबसे पहली बात जो एविडेंसेस पाए जाते हैं होमो सेपियंस के, वो कहाँ से, अफ्रीका से। उसके बाद में इंडिया के अंदर जो अवशेष पाए जाते हैं उसमें सबसे पहला अवशेष पाया जाता है एक्स। ठीक है, ये जो एक्स पाया जाता है ये कहाँ पर, मद्रास के अंदर सबसे पहले पाया जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, 1863 का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है। फाइन, नेक्स्ट पे आइए। अब पैलियोलिथिक में सबसे पहला फेज क्या आएगा, अर्ली पैलियोलिथिक। यहाँ पे क्या होता था कि जो लोग होते थे वो क्या करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और पत्थरों से टूल्स बनाया करते थे। इनके द्वारा जो ये टूल्स बनाए जाते थे उसमें जैसे कि एक्स आ गया या छुरा आ गया, इन सब चीजों का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था। इनके जो अवशेष हैं वो हमारी कंट्री में कहाँ, पंजाब, कश्मीर, यूपी, राजस्थान, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये लोग रहते कहाँ थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। तो गुफाओं के अंदर भी आप देखेंगे तो इन लोगों ने इन्हीं पत्थरों को थोड़ा सा और शार्प करना शुरू किया, नुकीला बनाना शुरू किया। नुकीला क्यों बनाया, नुकीला बनाने का रीजन यहाँ पर ये था ताकि ये लोग एक बार में जानवरों को मारे और उनका काम तमाम हो जाए। ठीक है, नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ कहानी की तरीके से सुनते जाइए। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पत्थरों को इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा शार्प बनाना शुरू किया, ब्लेड के फॉर्म में, पॉइंटेड फॉर्म में इन लोगों ने इसको डिस्कवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके समय चलता चला जाता है, समय जाता है और इन सब चीजों के जो अवशेष हैं वो हमारे यहाँ पे आंध्र, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, इस टाइम के बाद में धीरे धीरे से इन लोगों को कुछ बातें समझ में आना शुरू होने लगी कि गुफाओं में तो हम लोग रहते हैं, लेकिन क्या जिंदगी भर हम लोग एनिमल्स को ही मार के खाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। उस टाइम पे आप देखेंगे तो इन लोग के पास में कपड़े भी नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ इनको पत्थरों के बारे में पता था। अब इन्होंने क्या किया, पत्थरों को जब आपस में रगड़ा तो क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन हुआ तो उसमें से क्या निकली, आग निकली। लेकिन पहले इनको इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं हुआ करता था। ये लोग जो एनिमल्स वगैरह को खाते थे वो ऐसे ही खा लेते थे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि फायर जैसा भी कुछ होता है ना। हर कोई तुम्हारी तरीके से मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। ऑलराइट, इसके बाद में आती है मीजोलिथिक एज, यानी कि स्टोन एज में जो दूसरा टाइम पीरियड आता है वो किसका आता है, मीजोलिथिक का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो टूल्स वगैरह बनाए जा रहे थे वो तो वैसे भी बन रहे थे, किसके, स्टोन के। लेकिन अब रहते कहाँ थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। अब गुफाओं के अंदर रहते हैं तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्हीं गुफाओं की दीवालों पर पेंटिंग करना शुरू की। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ाया भी था कि गुंटूर के अंदर अभी एक पेंटिंग पाई गई है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और जिसके ऊपर बैठा है वो क्या थी, वाइल्ड गोट थी। याद आई भैया, सबके कमेंट दिख रहे हैं लेकिन कंटेंट ज्यादा है तो मेरा ध्यान यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हुए चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे लेकिन पहले ही पढ़ तो लो, पहले ही पढ़ तो लो। उसके बाद में सुनिए, और बीच बीच में हम बताते जाएंगे कि सवाल कहाँ से आते हैं, तो दिमाग इधर ही रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, पेंटिंग करना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया, जिसके अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं, भीमबेटका केव में पाए जाते हैं। ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अगला, इनकी अगर हम साइट्स की बात करें, यानी कि इनके अवशेष आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये देखो, ये मैंने अभी आपको परसों नरसों ही पढ़ाया था करंट अफेयर्स के क्लास में। राजस्थान हो गया, कृष्णा नदी यानी कि अरुणाचल, ये आपका आंध्रा वाला एरिया हो गया। उसके बाद में इंडिया का ईस्टर्न पार्ट हो गया और साउथ यूपी के अंदर आपको इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर आया नियोलिथिक, है ना। ये लोग क्या करते थे, नियोलिथिक टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, कुछ नया। अब इनको लगा कि यार क्या हम लोग ऐसे यहाँ पे रहना, मतलब रहते रहेंगे जिंदगी भर, तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, छोटे छोटे से गांव बनाना शुरू किए। यानी कि काफी सारे लोगों ने मिलकर अपनी झोपड़ियां जो हैं वो लगाना शुरू की और उन्हीं जगह को इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, विलेज का नाम देना शुरू कर दिया। सेकेंड पॉइंट,
अब इनको पता चल गया था कि भैया फायर जैसा भी कुछ होता है, तो फायर जैसा कुछ होता है तो उसके चलते इन्होंने क्या करना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। यानी कि इन लोगों ने कुत्ता हो गया या बकरी हो गई, इन सबका पालना शुरू कर दिया, इन सबका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन जब स्टार्ट हुआ, फायर के बारे में पता चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब इनको किसके बारे में पता चलेगा, एग्रीकल्चर के बारे में। जिंदगी भर थोड़ी ना जानवरों को मार के खाते रहेंगे, कभी ना कभी तो एग्रीकल्चर के बारे में पता चलेगा। तो ये जो नियोलिथिक टाइम पीरियड है, नियो का मतलब क्या है, न्यू, नियो का मतलब क्या है, न्यू। ये जो नियोलिथिक टाइम पीरियड है, ये कैसा टाइम होता है जहां पे इनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चल जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एग्रीकल्चर में सबसे पहली चीज जो इनको पता चली थी, यानी कि कौन से अनाज के बारे में इनको सबसे पहले पता चलता है, जरा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए। करेक्ट है, डॉग को सबसे पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया था। सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया, इन लोगों ने फिर क्या करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, पोट्रीज बनाना शुरू कर दी। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये लोग क्या करते थे, कुत्तों को पालना शुरू किया। अब कुत्तों को जब वीट वीट वीट, अच्छा राइस भी आ रहा है किसी का, बार्ले, ओए होए, बेइज्जती कराओगे तुम लोग, कसम से बता रहे हैं बेइज्जती कराओगे, बार्ले तक पहुंच गए हो, हाँ बार्ले। चलिए, जब यहाँ पे क्या है, कुत्तों को पालना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसने उस कुत्ते को पाला है उनके साथ में उनका लगाव बढ़ जाएगा। तो ऐसा बताया जाता है कि नियोलिथिक टाइम पीरियड में जो ये डोमेस्टिकेशन चल रहा था, एग्रीकल्चर चल रहा था, इन सब के बाद में जो डॉग्स होते थे उनको उनके मास्टर के साथ में, यानी कि जिसका कुत्ता है उसके साथ में क्या होता था, उनको बरी किया जाता था, उनको वहां पे दफनाया जाता था। ठीक है, ये टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। धीरे धीरे करके इन लोगों को पता चलता है कि भाई हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में और अच्छा काम करना चाहिए। एग्रीकल्चर के फील्ड में जब इन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके इन लोगों ने अनाज को स्टोर करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि भाई अब अनाज अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसे स्टोर करने के लिए तो जगह चाहिए होगी, तो इन्होंने स्टोर करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद में आता है चाल्कोलिथिक एज। कौन सी है, चाल्कोलिथिक एज। ये वो एज है जिसमें बताया जाता है कि इनके द्वारा जो सबसे पहली धातु या फिर सबसे पहला मेटल इस्तेमाल किया गया वो कौन सा था, वो था कॉपर। सबसे पहला क्या था, मेटल जो इस्तेमाल किया गया वो क्या था, कॉपर था। इन लोगों को धीरे धीरे करके इस टाइम के आते आते पता चल गया कि भैया इरिगेशन जैसा भी कुछ होता है, सिंचाई जैसा भी कुछ होता है। अब एग्रीकल्चर करोगे तो पानी भी तो चाहिए होगा ना, तो इनको पता चला कि भैया हार्वेस्टिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन लोगों ने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बारे में जो जानकारी पाई जाती है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, मेवाड़ वाला एरिया और महाराष्ट्र वाला जो एरिया, वहां पे आपको इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। इन लोगों ने धीरे धीरे करके जो अपनी पेंटिंग वगैरह शुरू की थी या जो मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए थे, उनमें रंग भरना शुरू कर दिया। क्या स्टार्ट हो गया, उनके अंदर रंग भरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जो इन लोगों को एग्रीकल्चर में सबसे पहले वीट और बार्ले के बारे में पता चला था, अब धीरे धीरे करके इन लोगों ने राइस वगैरह को भी उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इनको पता चल रहा था कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, इस एज का आगे का जो पूरी कहानी है वो चलती रही। इस टाइम पीरियड के बाद में आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो आपको देखने को मिलता है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्या आप मुझे टाइम पीरियड बता सकते हैं कि हम कौन से टाइम में चाह रहे हैं। हाँ जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो क्या होगा, जल्दी बताओ। टाइम पीरियड पूछा है मैंने, बहुत आसान से सवाल पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं। हाँ, बताओ बताओ, टाइम पीरियड पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता ये एक ऐसी सभ्यता होती है जिसके लिए जो आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा वो करीबन ये देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके इंडस वैली, यानी कि एक ऐसी रिवर है जिसका नाम है सिंधु नदी, उसके आसपास में जो एरिया बसाते हैं लोग, उसी को हम
इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में जो फैक्चुअल सवाल आते हैं वो आपके साइट्स के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज फोकस किया था? उस समय पर इन लोगों के पास में हथियार वगैरह कुछ नहीं होते थे। इनको फायर के बारे में पता था, इनको खाने के बारे में पता था, कपड़ों के बारे में पता था, गहनों के बारे में भी इनको पता था। और इस टाइम पीरियड में जो गहने होते थे वो सिर्फ मेल और फीमेल दोनों ही लोग पहनते थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सिर्फ फीमेल नहीं, मेल एंड फीमेल दोनों लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आप देखेंगे तो सीटाडेल एट सिटीज फॉर द मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास। क्या हुआ? लोगों ने अपना जो घर बनाना शुरू किया उसमें सीटाडेल बनाना शुरू कर दिया। सीटाडेल की अगर हम बात करें तो सीटाडेल का मतलब है कि इस तरीके से एरिया बनाया जाता है और उसके सेंटर में क्या करते हैं वो लोग अपना घर बनाते हैं ताकि उसको प्रॉपर सुरक्षा दी जा सके। सेकेंड पॉइंट, इन लोगों ने ग्रिड सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। ग्रिड सिस्टम का मतलब कि यहाँ पे जो सड़कें होती थी वो इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड थी कि वो 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलती थी। अगला क्या है, यहाँ पे जो ईंटों का इस्तेमाल होता था वो पूरे तरीके से पके हुए ईंटें हुआ करते थे। कच्चे ईंटें होते हैं तो वो जगह जल्दी ढह जाती है, लेकिन यहाँ पे पके हुए ईंटों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि बर्न ब्रिक जो था इनका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पता था और इन लोगों के 2 ऑक्यूपेशन होते थे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऑक्यूपेशन में पहला तो हो गया आपका एग्रीकल्चर, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया व्यापार, यानी कि ट्रेड करना। ये दोनों ऑक्यूपेशन हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उस समय के, उन लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला है कि कॉटन वाज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर जो लोगों ने सबसे पहला फैब्रिक डेवलप किया वो कौन सा था? वो था कॉटन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ग्रेटेस्ट आर्टिसन क्रिएशन वाज सील्स। ये लोग इतने ज्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे कि इन लोगों ने सील बनाना शुरू कर दी। सील समझते हो? जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपका जो बिल निकलता है उसके ऊपर आखिरी में पेड़ का एक सील लगाया जाता है ना, तो इन लोगों ने भी क्या किया? सील को डेवलप किया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। और ये जो सील थी इसके ऊपर आपको यूनिकॉर्न की फोटो देखने को मिलती है, एक पिक्चर बनाई जाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? इनको पूजते थे। साथ ही साथ में भोले बाबा को, पशुपति भोले बाबा की भी ये पूजा किया करते थे। मदर अर्थ इनकी भी पूजा किया करते थे। तो जितने लोगों को ये लोग पूजते थे ना, इन सभी लोगों की इन लोगों ने सील्स बनवाई और उनका इस्तेमाल किया जाता था जब ये लोग क्या करते थे? जब ये लोग ट्रेड का काम किया करते थे, तो उस समय पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं साइट्स पे कि साइट्स में इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये लोग जो लिखते थे ना, तो वो लिखने की जो पूरी टैक्टिक्स कह लो या फिर जो लिखने का एक तरीका होता है उसका नाम क्या था वो आप मुझे बताइए। ये लोग ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसका नाम क्या है? हाँ, फायर थी, फायर नहीं होगा खाना कहाँ से बनाएंगे? हाँ जी, हाँ, स्टार्टअप था। जल्दी बताओ, उसका शब्द का नाम क्या था? हाँ हाँ बिल्कुल, सोचो। बोस्ट्रोफेडॉन, महारूफ, बिल्कुल सही बात है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बोस्ट्रोफेडॉन। करेक्ट है। चलिए, सबसे पहली जो साइट ढूंढी गई वो कौन सी थी? हड़प्पन साइट थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। कब इसकी खोज की जाती है? तो 1921 में सबसे पहली बार इसकी खोज की जाती है। कौन सी नदी के किनारे पर आपको मिलेगा? रावी नदी के किनारे इसकी लोकेशन है। आज के टाइम में आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है वहां पर आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें पाई गई हैं वो है स्टोन डांसिंग नटराज। ये क्वेश्चन आपके अभी पेपर में पूछा भी गया था। स्टोन डांसिंग नटराज, ये जो एक मूर्ति है ये यहाँ पर पाई गई थी। दूसरा, सेकेंड प्लेस है मोहनजोदारो। दूसरा है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की बात आप करोगे तो इस जगह को किसके द्वारा ढूंढा गया था? आर.डी. बैनर्जी जी के द्वारा। टाइम क्या था? 1922। जगह कौन सी होगी? सिंधु नदी के किनारे पर आपको ये जगह मिलेगी। आज के टाइम में कहाँ है? पाकिस्तान वाले पंजाब के एरिया में आपको ये मिलती है। इस जगह पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो सबसे पहले ग्रेट बात पाई जाती है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं।
दूसरा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पशुपति सील देखने को मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताया था। साथ में आपको कॉटन के भी कुछ अवशेष जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्या मुझे बता सकते हो कि ब्रॉन्ज की नाचती हुई लड़की, आई मीन टू से डांसिंग गर्ल, ये कहाँ पे पाई गई थी, ये कहाँ पर पाई गई थी, बताओ। देखिए जरा कौन बता पाता है। नेक्स्ट पे आइएगा, अगला है यहाँ पे एग्जैक्टली उनको नोबेल मिला था, बिल्कुल बिल्कुल, जगह यही थी, मोहनजोदारो ही थी। अच्छा 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 अच्छा, सोच लो यही थी। अच्छा अगला सुनिएगा, अगला है चल हुद्रो, ये कहाँ है, सिंध पंजाब के अंदर आपको मिलेगी। इस जगह को कब ढूंढा गया था, 1931 में। किसके द्वारा ढूंढा गया था, एनजी मजुमदार के द्वारा ढूंढा गया था। कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी के किनारे पर ये मिलता है। अगला पॉइंट, ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको एक भी सीटाडेल देखने को नहीं मिलता, नॉट इवन अ सिंगल सीटाडेल। अगला ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुलक कार्ट, अभी जो नाचती हुई लड़की थी, डांसिंग गर्ल थी, वो मिलेगी कहाँ पे, मोहनजोदारो में। लेकिन ब्रॉन्ज की यहाँ पे जो बुलक कार्ट है वो कहाँ पे पाई गई, वो पाई जाती है चल हुद्रो के अंदर। अगला लोथल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ये जगह जो है, ये जगह कहाँ आपको मिलती है, गुजरात के अंदर मिलेगी। कौन सी रिवर के किनारे पे, भोगोवा नदी के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। सेकेंड पॉइंट, कौन से ईयर में इसको ढूंढा गया है, 1954 में इसको ढूंढा जाता है। अगला पॉइंट, यहाँ पे हस्क यानी कि जो राइस है, इसके जो हस्क होते हैं, जो भूसा जैसे होता है, जैसे भूसा होता है, उसी तरीके से इसके थोड़े से जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं। कहाँ पे, लोथल के अंदर। लोथल उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता था, जिसकी वजह से आज के टाइम पे भी आप अगर देखेंगे तो इसे मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला है कालीबंगा। अगला क्या है, कालीबंगा। ये ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आपको क्या मिलती है, काले रंग की चूड़ियां देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, काफी सारी ऐसी जगह पे है, ऐसी भी जगह है जहां पे आपको लिपस्टिक भी देखने को मिलती है। सो पूरा का पूरा श्रृंगार जो है इन लोगों के द्वारा किया जाता था। साथ में ये लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो भी मेल एंड फीमेल दोनों लोग ही पहना करते थे। कालीबंगा रिवर कौन सी है, घग्गर रिवर। टाइम क्या है, 1961 का आपको टाइम मिलेगा। जगह कौन सी होगी, तो स्टेट कौन सा हो जाएगा, राजस्थान है। नेक्स्ट पे धोलावीरा। अगला कौन सा है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ मिलेगा, गुजरात के अंदर मिलेगा, गुजरात के अंदर मिलेगा। उसके बाद में कौन सी रिवर है, तो आपको लूनी रिवर देखने को मिलेगी। इसकी खोज कब की जाती है, तो ये हो जाएगा 1967 से 68 के बीच में जेपी जोशी जी के द्वारा खोज इसकी की जाती है। अगला आया आपका सूरकोटडा, ये कहाँ है, गुजरात के अंदर। कहाँ, गुजरात। ये वाला क्वेश्चन अभी आपके मेंस के अंदर पूछा गया था कि ये जगह कौन कौन सी दो नदियों के बीच में पाई जाती है। तो ये दो रिवर कौन सी है, साबरमती एंड भोगोवा रिवर आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ अभी रुको, अभी बताते हैं भैया। ये देखो ज्वेलरी वोलरी की बातें ना करो हमसे। अगला पॉइंट, ये याद रखिएगा कि इसकी खोज कब की जाती है, 1972 में इसकी खोज की जाती है। चलो नेक्स्ट पे आओ, अगला है बनवाली। देखो बनवाली और बारले दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बारले के भी जो अवशेष पाए जाते हैं वो भी आपको यहीं से मिलेंगे, इसी पर्टिकुलर जगह पर। हाँ बिल्कुल। अगला सुनिएगा, कौन सी रिवर हो जाएगी, सरस्वती रिवर। आज के टाइम पे ये जो रिवर है ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी है। इसकी खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। ईयर क्या हो जाएगा, 1973 का आपको ईयर देखने को मिलेगा। ठीक, चलो अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था, ये टाइम पीरियड चल रहा था, सारी चीजें बड़े अच्छे से हो रही थी। ये लोग ट्रेड भी करते थे, मेसोपोटामिया के साथ में इन लोगों ने व्यापार करना भी शुरू किया था। इनकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही थी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एंट्री होती है आर्यंस की। किसकी एंट्री होती है, आर्यंस की एंट्री होती है। और ऐसा बताया जाता है कि आर्यंस जो है मे बी वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मे बी वो यूरोप से आए थे, मे बी ये अफगानिस्तान की साइड से आए थे। कहाँ से आए थे एग्जैक्टली इनके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब आर्यंस की एंट्री होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनकी हत्या करते हैं और उस सिविलाइजेशन को पूरा पूरा खत्म कर देते हैं। इसके बारे में एक और एविडेंस है, वो भी दिया जाता है। दूसरा एविडेंस ये दिया जाता है कि
हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हुई है, मे भी उसका रीजन ये हो सकता है कि इंदस नदी में क्या हुआ था, बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो क्या हो गया, बाढ़ में बह गया। अब दो में से कौन सा वाला रीजन करेक्ट है ये तो नहीं पता, बट यहाँ पे आर्यंस की एंट्री आपको देखने को मिलती है। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो चलो अभी आगे तो पढ़ो ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, ये किसने बोला था? ये क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आता है। तो ये मैक्स मुलर के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? मैक्स मुलर के द्वारा। चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, आर्यंस के बारे में, यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में। अब ये जो आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे ना, इसमें आपको ऋग्वेद मिलेगा, ऋग्वेद के साथ में बाकी जो आपके 3 वेद हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। पहले के टाइम पे वैदिक पीरियड में क्या क्या होता था, फिर आगे जाते जाते किस तरीके से बदलाव हुए, उनको हम लोग देखना शुरू करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो हिस्सा है वो है 1500 से 1000, दूसरा हिस्सा जो है वो है 1000 से 600 BC का। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। ये जो ऋग्वेद है इसके अंदर बताए जाते हैं काफी सारे हिम्स। ओके, ये जो हिम्स हैं, ये हिम्स इस वजह से हैं क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के अंदर ही आर्यंस के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है और ऋग्वेद में आर्यंस के बारे में करीबन 36 बार लिखा हुआ है। कितनी बार? 36 बार इनके बारे में लिखा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि आर्यंस जो हैं वो जिस एरिया में रहते थे, वो लोग जिस एरिया में रहना शुरू करते हैं वो एरिया भी सिंधु घाटी के किनारे का ही क्षेत्र होता था और उस एरिया को किस नाम से जाना जाता था? सप्त सिंधु या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर्स। क्यों? क्योंकि जो इंदस रिवर है ना, जो ये इंदस रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, चेनाब, सतलज, रावी, व्यास, तो ये जो पूरा एरिया था उसी एरिया में इन लोगों ने अपना घर बसाया और इसे हम सप्त सिंधु के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऋग्वेद है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मेन रिवर बताई गई है वो मेन रिवर है इंदस रिवर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंदस रिवर के ही बारे में बताया गया है। बेटा अगर हिंदी में नहीं बोल रहे हैं तो और कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? संस्कृत तो बोल नहीं रहे और ना ही यहाँ पे संस्कृत लिखी हुई है। इन सब चीजों की बजाय अगर पढ़ने के ऊपर ध्यान दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, संस्कृत में नहीं लिखा है बेटा, ना ही हम संस्कृत में पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर मानी गई वो इंदस रिवर को माना गया। दूसरी रिवर जिसके बारे में बात की गई वो कौन सी है? वो है गंगा रिवर। और तीसरी रिवर जिसके बारे में बात की जाती है वो है यमुना रिवर। ये 3 रिवर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर ऋग्वेद के अंदर। अगला पॉइंट, यहाँ पे पहले के समय पर जो ये रिवर्स के नाम थे वो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और हाँ, जो बच्चे क्लास में पहली बार एंट्री मार रहे हैं, ये रिविजन क्लास है। ओके, इंदस को क्या कहते हैं? सिंधु। झेलम को क्या कहते हैं? वितस्ता। अपने क्लास में भी आती थी, इसका अब सिलेक्शन हो गया, चली गई है। अगला देखिएगा, अश्किनी। चेनाब रिवर को कहते हैं। रावी की अगर बात करेंगे तो परुष्णी, रावी नदी को कहते हैं। व्यास का पुराना नाम क्या है? विपास है। और यहाँ पे सतलज का पुराना नाम क्या हो जाएगा? शुतुद्री इसका पुराना नाम था। ये सारे नाम आपके पेपर में आते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नाम आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता में जो आर्यंस की लाइफ थी उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी। देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के बाद में कौन सा आएगा? सामवेद आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा? यजुर्वेद आएगा। और फिर आएगा अथर्ववेद। ओके, सामवेद यानी कि म्यूजिक। अभी तक आपने देखा था तो म्यूजिक के बारे में किसी को नहीं पता था, चाहे वो प्री हिस्टोरिक वाले लोग हों, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग हों, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था? म्यूजिक की शुरुआत की थी। यानी कि सामवेद के अंदर म्यूजिक के बारे में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर आपको योगा के बारे में तो देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ में इसमें आपको वो सारे के सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिससे क्या होता है? पूजा पाठ होती है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश करानी है तो इंद्रदेव की पूजा कर ली, है ना? तो इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं ये आपको यजुर्वेद के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है? अगला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसके अंदर आपको काला जादू,
क्या मिलता है, ब्लैक मैजिक मिलेगा। साथ ही साथ में आयुर्वेदा के बारे में भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, पेपर में कहीं भी सवाल आए एटलीस्ट यू शुड नो। अगला चलिए, आर्यंस की अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो ये लोग नोमैडिक होते थे। नोमैडिक मतलब जगह जगह पे जाते थे, अपना काम किया, खाया पिया और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए। दूसरा पॉइंट, ऋग्वेद के हिसाब से यहाँ पे जो लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता था, जन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, जन के नाम से। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, अपने गांव बसाना शुरू किए, और ये जो गांव बसाए जाते थे इन गांव का एक मुखिया भी होता था जिसे हम ग्रामणी नाम से जानते हैं। किस नाम से, ग्रामणी नाम से जाना जाता था। इन गांव की जब बैठकों का आयोजन होता था तो उसे हम सभा और समिति के नाम से जानते हैं। खास बात ये हुआ करती थी कि पहले के टाइम पे जो ये सभा और समिति थी इसके अंदर महिलाओं को भाग लेने की पूरी अनुमति हुआ करती थी, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, इसीलिए वहां पे विमेंस को भी अलाउड था। चाइल्ड मैरिज वगैरह यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, बड़ा अच्छा सिस्टम चलता था, बड़े अच्छे से सभी लोग रहते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको वेल्दी पीपल यानी कि जो बहुत ही ज्यादा वेल्दी लोग थे, यानी जिनके पास में पैसा वगैरह था, वो लोग कौन थे, वो लोग नोबल पर्सन थे, धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। जो भी धनवान व्यक्ति होता था वो क्या करेगा, सिंपल है, वो रूल करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों को गोमट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉटर्स थी उनको दुहित्री के नाम से जाना जाता था। ये शब्द याद रखिएगा, पेपर में आपसे ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग चीजें तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा रिचुअल, कुछ भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो क्या करे, जो हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब टाइम चलता चला गया, लोगों के पास में पैसे आते चले गए, हर कोई व्यक्ति जो था जब वो ट्रेड करता चला गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, सबके पास पैसा आ गया। जब सबके पास पैसा आ गया तो जो रिचुअल्स थे वो बदलते चले गए। रिचुअल्स जो बदलते चले गए तो लेटर वैदिक में क्या आया, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद, इन सबको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई और वर्ण सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। ब्राह्मण्स को ही सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी जो दी गई, उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पूजा होगी तो भी यही कराएंगे, कहीं पे भी आना जाना होगा तो आपको इनसे पूछना होगा, मंदिर के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो भी आपको इनसे पूछना पड़ेगा। मतलब एवरीथिंग, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर इनके हाथ में, सारा का सारा जो कार्यभार था वो इनके हाथ में आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ट्राइबल सेटलमेंट बट रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग किंगडम। अभी तक क्या था, अभी तक गांव थे, गांव का एक मुखिया था। अब क्या हो गया भैया, पैसा आने लगा, अब बड़े बड़े जनपद बनना शुरू हो गए। जनपद के बाद क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा। जनपद बनना शुरू हो गए। अब जनपद क्या है, वो गांव से बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम महाजनपद कहते हैं, जो भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, उस पॉइंट को आपको बता दें। देखिए, ये जो आपका लेटर वैदिक वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके सबके पास पैसा आ गया क्योंकि हर कोई ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन हो गई, चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन हो गई। पहले जहाँ पे विमेन्स को रिस्पेक्ट की जाती थी, अब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ पे पॉलीगैमी सिस्टम शुरू हो गया था, एक से ज्यादा शादियों का जो प्रावधान था वो शुरू हो जाता है। पॉलीगैमी सिस्टम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ संस्कृत लैंग्वेज जो थी, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलना शुरू होने लगा, यानी कि बाकी लैंग्वेजेस को कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ में यहाँ पे बलि प्रथा यानी कि सेक्रीफाइस सिस्टम जो था ये भी शुरू हो जाता है। मतलब इतनी सारी चीजें जो शुरू हो गई, इनसे लोगों ने क्या हुआ, कह भाई साहब परेशान हो गए हैं। तो जब लोगों ने इन सभी चीजों को अपनी सोसाइटी में देखा, लोगों की यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, पहले जहाँ विमेन्स को रिस्पेक्ट मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, चाइल्ड मैरिज भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो बोला गया भाई साहब अब आएगा एक नया रिलीजन। यही कारण थे जिसकी वजह से आपको बुद्धिज्म देखने को मिलता है, और बुद्धिज्म के बाद में क्या आएगा, जैनिज्म देखने को मिलेगा, और उसके बाद में हम देखेंगे महाजन। ठीक है, तो ये वो रीजंस थे जिनकी वजह से क्या था, चीजें जो हैं वो आपको और भी ज्यादा
देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, आप कह सकते हैं आर्यन जो थे ना, दे आर दी टॉप सुप्रीम प्रियोरिटी, वैसे वाले लोग थे। ओके चलो, अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, पहले हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म में सब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत कायदे से सुनते हुए चलिएगा। सही कह रहे हो, एक शादी तो संभलती नहीं उस टाइम पे, दो दो तीन तीन शादियां, अरे 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 बड़ा दुख है तुम्हारे साथ। चलो सबसे पहले बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसका, गौतम बुद्ध का नाम मिलेगा। सेकेंडली जो आपको यहाँ से याद रखना है वो पॉइंट क्या है, पीपल का वृक्ष, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगर हम गौतम बुद्ध जी की बात करें तो इन्होंने जो अपना सबसे पहला प्रवचन दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर, जो कि वाराणसी से थोड़ी दूरी पर आपको देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होगा, लुम्बिनी के अंदर होगा। और इनकी जो डेथ होती है, इनकी जो डेथ होती है वो कहाँ होगी, कुशीनगर में होगी। कितनी एज पे होगी, तो ये याद रखिएगा 80 ईयर्स, कितनी 80 ईयर्स पे। ओके नेक्स्ट पॉइंट, आपको देखने को मिलती है बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होती है, देखिए गौतम बुद्ध जी के द्वारा 4 बातें बताई गई थी। पहली बात बोली गई कि दुनिया में बड़ा ही दुख है, क्या है, दुनिया में बड़ा ही दुख है। फिर इन्होंने बोला कि दुख का कारण क्या है, हम चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं 8 फोल्ड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं 8 फोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। अभी आ रहा है, ओके इसी को हम क्या कहते हैं, 8 फोल्ड्स के नाम से जानते हैं, ये आपको मिलेगा। चलिए अब बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको सबसे पहली जो काउंसिल मिलती है वो होती है कब, 483 में। इसका आयोजन कौन कराता है, अजात शत्रु। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, राजगृह के अंदर किया जाता है। और इसको हेड कौन करता है, इसको हेड कौन करेगा, तो महाकश्यप इसको हेड करते हैं। कौन इसको हेड करेगा, महाकश्यप इसको हेड करेंगे। दूसरी काउंसिल, सेकेंड काउंसिल होती है कहाँ पे, वैशाली के अंदर। इसका आयोजन कौन करेगा, काल अशोक करेंगे। इसको हेड कौन करेगा, यहाँ पे सभा कामी के द्वारा इसको हेड किया जाता है। नेक्स्ट तीसरी काउंसिल, तीसरी काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, जिसे आप आज के टाइम पर पटना के नाम से जानते हैं। और ये कराई थी किसने, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा होती है, अशोक के द्वारा आपको मिलेगी। और इसको हेड कौन करते हैं, मोगाली पुट्टा तीसा, इनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। इसके बाद में आएगी फोर्थ काउंसिल, इसके बाद में आएगी फोर्थ काउंसिल। चौथी काउंसिल कुषाण वंश यानी कि कुषाण डायनेस्टी के समय होती है। कनिष्क के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, कहाँ, कश्मीर के अंदर। और इसको हेड कौन करेंगे, वासुमित्र के द्वारा इसको हेड किया जाता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बुद्धिज्म है ये आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड देखने को मिलेगा, एक है महायान, एक है हीनयान। ये 2 अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बुद्धिज्म के फैक्ट्स जान लिए। अब आते हैं जरा जैनिज्म के फैक्ट्स जानते हैं। जैनिज्म में अगर आप देखेंगे तो आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं। ओके सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, द फर्स्ट वन, उनका नाम क्या था, ऋषभ देव। क्या था, ऋषभ देव। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो 24 तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी का जो चिन्ह माना जाता है वो साइन क्या है, वो साइन है लाइन का। साइन क्या हो जाएगा इन पे, लाइन का साइन जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो तीर्थंकर है, पहले तीर्थंकर आपको बता दिए। अगर आपसे लैंग्वेज पूछी जाए तो जब हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो पाली लैंग्वेज है, जब हम जैनिज्म की बात करेंगे तो कौन सी है, प्राकृत। कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा आपको मिलेगी। दोनों लैंग्वेजेस अक्सर पेपर में आती हैं। अगला, अगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ मेनी टेक्स्ट। इनके समय पर जो जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितनी भी किताबें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जैनिज्म में आप देखेंगे तो 5 चीजों को फॉलो किया जाता है। 5 चीजों में क्या आ जाएगा, सबसे पहले अहिंसा, सत्य, उसके बाद डू नॉट स्टील, किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अप्रिय ग्रह यानी कि डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं माननी चाहिए। और 5वां आता है ब्रह्मचर्य जीवन। करेक्ट धर्मप्रीत, करेक्ट। 5वां क्या आएगा, 5वां आएगा ब्रह्मचर्य जीवन। तो आपने इसमें से किसको किसको अपनाया है जरा बताइएगा।
अब यहाँ पे आएंगी जैन काउंसिल, जिसमें आपको 2 काउंसिल देखने को मिलती हैं। पहली वाली जो काउंसिल है वो कहाँ होती है? पाटलिपुत्र के अंदर। इसका आयोजन जो होता है वो कराया गया है पाटलिपुत्र में, और इसको हेड कौन करते हैं? स्थूलभद्र। कौन करेंगे? स्थूलभद्र इसको हेड करते हैं। अगला है यहाँ पे सेकेंड जैन काउंसिल। जो दूसरी जैन काउंसिल होती है वो यहाँ पर कहाँ हो रही है? वल्लभी के अंदर, और इसे हेड कौन कर रहे हैं? देवार्थी इसको हेड करते हैं। दोनों पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। टाइम पीरियड तो नहीं आता है, बट जगह और इसको हेड कौन करता है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 5th वाला तुम्हारा फेवरेट है। अरे दादा। अच्छा, जैनिज्म में भी आप देखेंगे ना तो आपको 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं। एक होता है कौन सा? मैं बताऊं, तुम लोग बता रहे हो? श्वेतांबर। एक होता है दिगंबर। ओके, 2 अलग अलग पार्ट आपको मिलते हैं जैनिज्म के अंदर। चलिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ में अब आपको देखने को मिलेगा महाजनपद, यानी कि जहां आपने देखा था कि पहले जन थे, जन से क्या हुआ था? जनपद बना था। उसके बाद में ये 2 नए रिलीजन्स आए, लेकिन इसके बाद में क्या बनना शुरू हो गया? इसके बाद में बड़े बड़े शहर बनना शुरू हो गए, जिनको बोला गया महाजनपद। क्या बोला जाता है इनको? महाजनपद का नाम दिया जाता है। चलिए, महाजनपद में आप देखेंगे तो आपको क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि अलग अलग जगह होंगी और जगह की कैपिटल्स होंगी। आपके पेपर में यही पूछा जाता है और आपको यही यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए, महाजनपद जो है इसके बारे में आप देखेंगे तो आपको बुद्धिज्म लिटरेचर जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। और टोटल महाजनपद कितनी थी? टोटल 16 महाजनपद आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वृजी, माला, अंगा, मगध, काशी, कौशल, पंचाल, वत्सा, चेदी, ये सारे के सारे क्या है? महाजनपद हैं। टोटल 16 आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जरा इनके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट, ये बात हो रही है 6th सेंचुरी की। ठीक है, 6th सेंचुरी में आप देखेंगे तो मेन जो आपको 4 महाजनपद मिलती हैं, जहां पे सबसे बड़े राजा महाराजा आपको देखने को मिलेंगे, वो कौन सी है? वत्स, अवंती, मगध एंड कौशाला। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब सबसे पहला कौन सा है? वत्स। जितना अंडरलाइन करें उतना ही आपको याद करना है। सबसे पहला आया वत्स। इनकी कैपिटल क्या है? कौसुम्बी इनकी कैपिटल है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं वो कौन है? उदयन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरा है अवंती। अवंती की यहाँ पे जो कैपिटल हो जाएगी वो कैपिटल क्या होगी? जरा आप मुझे बताइए, अवंती की कैपिटल क्या थी? जल्दी से लिख के बताओ। सेकेंड पॉइंट, ये जो जगह थी, इस जगह को कैप्चर किया जाता है किसके द्वारा? मगध के द्वारा। अवंती की कैपिटल अरे अभी आगे आ रही है, वैशाली कहीं नहीं भाग गई है। उज्जैन होगी कैपिटल, कौसुम्बी होगी कैपिटल। ये तो हो गई कौसुम्बी। अब इसकी बताओ अवंती की। उज्जैनी। ओके, चलिए अगला आया कौशाला। कौशाला जो जगह है, कौशाला जगह इसलिए जानी जाती है क्योंकि इस जगह पे आप देखेंगे तो आगे जाके ये किसका पार्ट बन जाता है? ये भी मगध का पार्ट बन जाता है। और यहाँ के जो फेमस रूलर थे, उनकी जो कौन थी? बहन थी, उनकी शादी होती है किसके साथ में? बिंबिसार के साथ में। एक्चुअल में क्या है कि जो महाजनपद थी, यहाँ पे जो राजा महाराजा लोग होते थे ना, वो लोग ज्यादा लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो दूसरों की जगह को हड़पने में ज्यादा विश्वास करते थे, और जो शांति प्रिय होते थे वो कुछ नहीं करते थे। जो जगह उनको चाहिए होती थी, वहां की जो भी प्रिंसेस होती थी उससे शादी कर लेते थे, कहानी खत्म। ठीक है, वो जगह अपनी हो गई इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या होता है? तो काशी एज अ डॉरी, क्या होगा यहाँ पे? काशी जो है ये डॉरी में यानी कि दहेज में दी जाती है किसको? मगध को। नेक्स्ट पे आइए, अगला है मगध। ये सबसे पावरफुल आपको महाजनपद देखने को मिलता है। इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा? जरसंघा के द्वारा इसको फाउंड किया जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ से बिंबिसार के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले जरा हम इस चार्ट को जानेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला कि जो मगध का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा फेमस शासक देखने को मिलते हैं। तो मगध टाइम पीरियड में आपको ये हायरार्की देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हायरार्की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मगध का जो टाइम पीरियड है यानी कि 6 से लेके 4 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इसमें सबसे पहले कौन सा टाइम पीरियड आएगा? हिरण्यका डायनेस्टी। कौन सी आएगी? हिरण्यका डायनेस्टी।
देखो कितने खुश हो जाते हैं। शादी की तुरंत बात कर दीजिए, मतलब इतने खुश हो जाएंगे कि क्या ही बताया जाए। कुछ बच्चे तो अब क्लास में आ रहे हैं और अब उनको होश आ रहा है कि अरे क्लास पहले से चल रहा है। अरे भैया, चलो पढ़ाई कर लो अगर पढ़ने की इच्छा हो तो। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हरियंका डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है बिंबिसार का, दूसरा नाम है अजातशत्रु और तीसरा नाम जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है किसका, उदयन का। इसमें आपको जो आखिरी शासक देखने को मिलते हैं वो कौन है, नागदशक। आखिरी शासक कौन होंगे, नागदशक। अच्छा, इस टाइम पीरियड की सबसे खास बात यह है कि पहले शासन ये करेंगे, इसके बाद में इनकी हत्या करके इनका बेटा रूल करेगा, फिर इनकी हत्या करेगा इनका बेटा, फिर वो रूल करेगा। तो इस टाइम पीरियड की खास बात ये रही है कि अपने पिता की हत्या करके इन लोगों ने रूल किया है। इन लोगों ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी, वो कैपिटल किसको बनाई थी, राजगृह को इन्होंने अपनी कैपिटल सबसे पहले बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इनके द्वारा ही कराई गई थी, ये रहा वो नाम। ऑलराइट, चलिए दूसरा जो यहाँ पे आता है, दूसरी जो डायनेस्टी आपको मिलेगी वो कौन सी है, नागवंश, नाग डायनेस्टी, यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी इसलिए है क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी। इनके बाद कौन आएंगे, काल अशोक आपको देखने को मिलेंगे। ये दो ही नाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इन्होंने कैपिटल किसको बनाया था, वैशाली को। इन्होंने कैपिटल किसको बनाया, वैशाली को कैपिटल बनाया था। तीसरा जो है, तीसरा आपका आएगा नंद वंश, यानी कि नंद डायनेस्टी। फाउंडर कौन होते हैं, महापद्मानंद। फाउंडर कौन होंगे, महापद्मानंद आपको एज अ फाउंडर देखने को मिलेंगे। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। ऐसा माना जाता है कि जब ये आते हैं इंडिया के अंदर तो ये कहाँ से आए हैं, कौन है, ऐसा इनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इन्होंने जब जगह को कैप्चर करना शुरू किया था तो इन्होंने बहुत सारे क्षत्रिय लोगों की क्या की थी, डेथ की थी। ठीक है, मतलब उनको मारा था। फाइन, तो ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा नंद वंश की शुरुआत की जाती है। लेकिन जब नंद डायनेस्टी आएगी तो नंद डायनेस्टी में आपको सबसे आखिरी वाला जो नाम याद रखना है वो है धनानंद, क्योंकि इसी के बाद में तो हाँ वो प्यार मोहब्बत वाली बातें आती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनानंद जो है वो आखिरी रूलर रहेंगे किसके, आपके इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के। ठीक है, धनानंद जो थे इनके ही कोर्ट में कौन थे, चाणक्य थे। अब होता क्या है कि धनानंद जो है वो बिल्कुल खोए हुए थे, डांस म्यूजिक सब चीजें चल रही थी इनके कोर्ट के अंदर। वहां पे कौन आते हैं, चाणक्य आते हैं। चाणक्य की जब वहां पे एंट्री होती है तो वो धनानंद से कहते हैं, कहाँ व्यस्त हो भाई, हम चाहते हैं कि एक अखंड भारत बनाया जाए और आप अलग ही लीला में व्यस्त हैं। तो वहां पे धनानंद गुस्सा हो जाते हैं और वो चाणक्य की इंसल्ट कर देते हैं, जिसके बाद में चाणक्य वो कोर्ट छोड़ के तो जाते हैं, लेकिन वो ये कह के जाते हैं कि बेटा तुम्हारे दिन समाप्त होने वाले हैं और तुम्हें गद्दी से हटा के मैं किसको, एक पावरफुल रूलर को लेकर आऊंगा। तो चाणक्य की कहानी जो है ना वो यहीं से शुरू होगी। ठीक है ना, यहीं से शुरू होगी। चलो अच्छा, तो यहाँ पे नंद डायनेस्टी आपको मिलेगी। लेकिन जो नंद डायनेस्टी थी ना, यहीं पर क्या होगा, अलेक्जेंडर आता है। कितने लोगों का फेवरेट है, कितने लोगों का फेवरेट है, अभी अखंड भारत तुम लोग भी बनाओगे। अलेक्जेंडर जो है, यानी कि ये जो आता है कहाँ से, ग्रीस से। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था और इन्होंने क्या किया था, इंडिया के ऊपर भी अटैक किया था। इंडिया के ऊपर अटैक जब ये करेंगे तो इन्होंने मैक्सिमम पार्ट एशिया का, जिसमें इराक, ईरान, इन सभी जगह को इन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जगह को कैप्चर करने के बाद में अलेक्जेंडर जो यहाँ पर होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनके एक सेनापति होते हैं। कौन होते हैं, सेनापति होते हैं। इनका नाम क्या होता है, सेलुकस निकेटर। क्या नाम होता है, सेलुकस निकेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो अलेक्जेंडर जब इंडिया की तरफ आते हैं तो वो खैबर दर्रे से होते हुए आते हैं। कहाँ से आते हैं, खैबर दर्रे से होते हुए इंडिया में आते हैं। लेकिन जब वहां पे आते हैं तो भाई साहब वहां पे बहुत सारी नदियां होती हैं, उन्हें पार करने के लिए क्या होता है, एनर्जी समाप्त हो चुकी होती है। अब भैया एनर्जी समाप्त हो ही चुकी है तो सबने कहा साहब चलते हैं वापस, अब इससे ज्यादा आगे क्या ही जाएंगे। तो इंडिया का जो बॉर्डर था वहीं पर आप देखेंगे तो वहां पे होती है एक लड़ाई। क्या होती है,
एक लड़ाई किसकी होती है? पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर। क्या होती है? पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर। और ये जो लड़ाई होती है, इसी लड़ाई को हम क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हिंडर पास। क्या है? बैटल ऑफ हिंडर पास होती है। कौन सी नदी के किनारे पे होगी? तो ये जो आपको इंडस रिवर का एरिया मिलता है ना, झेलम नदी वाला, वहां पे ये लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर भी आते हैं, और अलेक्जेंडर की डेथ कब होती है और कहाँ होती है वो याद रखिएगा। अलेक्जेंडर की डेथ होती है, कहाँ पर होती है? बेबीलोन में होती है। ठीक है, ये टाइम पीरियड। और अलेक्जेंडर कितने साल का था ये भी तो देखो बेटा, 33 ईयर्स। और पूरी की पूरी दुनिया को ये कैप्चर करना चाहता था। ये इसकी क्या थी? ये इसकी मंशा हुआ करती थी। फाइन, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सीन रहेगा। लेकिन ये जो बैटल होती है, इस बैटल में जहां तक का एरिया ये कैप्चर कर पाते हैं, वहां तक का एरिया कैप्चर करते हैं और वहां किसी को बैठा के जाते हैं। वो कौन होता है? वो है सेल्यूकस निकेटर। वो कौन होता है? वो होता है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है, इसको इंडिया के बॉर्डर पे बैठा के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ देखोगे तो वहां पे आ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने अभी आपको बताया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनकी एंट्री होगी, क्योंकि चाणक्य बोल के गए थे कि धनानंद का जो साम्राज्य है वो खत्म होगा। धनानंद का साम्राज्य जो है वो खत्म कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य खत्म करते हैं। और यही होते हैं अगले शासक, यानी कि मौर्यन एम्पायर की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। कितने लोगों के ये फेवरेट हैं ये बताओ। अब देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि नंद डायनेस्टी, किसको यहाँ पे हराया है? नंद डायनेस्टी। अच्छा, इनकी बेटी का नाम बता दो बेटा आज। मुझे लगा नेट अटका। ठीक है, ओके। हाँ जी, बेटी का नाम। कितनी तेजी से नाम आ रहा है, नाम की स्पीड तो देखिए। ओए ओए, अभी ये विश्व सुंदरी आने वाली है। ठीक है, रुको। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो डायनेस्टी थी ये क्या करती है? यहाँ पे नंद वंश की टाटा बाय बाय हो गया। इसके बाद में कौन आएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई इनके साथ में। और मैंने क्या कहा था? कोई भी जगह अगर आपको हड़पनी है तो क्या करो? वहां की जो प्रिंसेस है उससे शादी कर लो। इनकी बेटी थी, इनकी कौन थी? इनकी बेटी थी। कौन? हेलेना। कौन थी? हेलेना। तो यहाँ पे इनकी शादी हो जाती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे शादी होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से रिलीजन को फॉलो किया था? जैनिज्म को। और इन्होंने जो अपने प्राण त्यागे थे वो किसकी सहायता से? संलेखना पॉलिसी होती थी, उसमें मतलब पास रख के आप अपने प्राण को त्याग सकते हो। इसको फॉलो करते हुए इन्होंने अपने प्राण, देखो अब आधे तो वहीं हेलेना पे ही अटक जाएंगे। भैया आगे चलो, क्लास को खत्म भी करना है, पढ़ते नहीं रहना है शाम तक। अगला सुनिएगा, इनके बाद आएंगे कौन? बिंदुसार। इनके बाद कौन आएंगे? बिंदुसार। बिंदुसार की अगर हम बात करें तो इन्होंने मैसूर वगैरह यानी कि जो डेक्कन का एरिया था उस पूरे एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। बिंदुसार के द्वारा अशोक, और जब इनके बड़े बेटे की बात करते हैं, कौन बताना? इनके बड़े बेटे का नाम? अरे आगे चलो भाई, शिशुनाग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार क्या करते हैं? अशोक को गवर्नर बनाते हैं। कहाँ का? उज्जैन का। अशोक जो है वो उज्जैन के गवर्नर तो बनते हैं, लेकिन भाई साहब सत्ता किसको प्यारी नहीं होती? सत्ता हर किसी को प्यारी होती है। तो अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता में आते हैं। क्या करते हैं? 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता में कौन आते हैं? अशोक द ग्रेट। ओके, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और सवाल जो है वो कई बार पेपर में पूछा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नंद डायनेस्टी, फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन थे? कौन थे? महापद्मानंद थे। महापद्मानंद वॉज द फर्स्ट वन। महापद्मानंद वॉज द फर्स्ट वन। वो सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने कलिंगा के ऊपर अपना शासन किया था।
ही वॉज द फर्स्ट वन। ठीक है, इनका नाम जो है वो आप मत भूलिएगा। चलिए अशोका की बात करते हैं, तो अशोका ने कलिंगा वाला वॉर आप सभी को मालूम है। उसके बाद में इन्होंने काफी सारे जो रॉक या फिर पिलर के एडिक्ट्स होते हैं उनको बनवाया था, जिसके अंदर जो कलिंगा का युद्ध होता है उसके लिए 13 वाले पिलर के ऊपर चीजों को लिखवाया गया था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को फॉलो किया, और बुद्धिज्म को फॉलो करने के बाद में ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको मैक्सिमम एरियाज देखने को मिल रहे हैं सब जगह पे इन्होंने एडिक्ट्स यानी कि कुछ चीजों को लिखवा लिखवा के रखा कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी को चलना चाहिए, और सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इन सभी चीजों को यहाँ पे एडिक्ट्स के अंदर लिखवाया। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। हाँ, सुशी नाग बता रहे थे, सुषिमा को सुशी नाग बना दिया था। बेटा तुम लोग कुछ भी बना सकते हो किसी को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मगध टाइम पीरियड जो है वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड होते होते यहाँ तक पहुंच जाता है। एक्चुअल में सबसे पहले ये होता है कि इनका जो बड़ा भाई होता है ना, इनका जो बड़ा भाई होता है उसी बड़े भाई को क्या बनना था, राजा बनना था। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो क्या होगा, जो ज्यादा कैपेबल होगा, जो सुषिमा था ना वो इनका बड़ा भाई था, बट जो ज्यादा कैपेबल होगा सत्ता किसे दी जाएगी, सत्ता तो उसी व्यक्ति को दी जाएगी ना। तो इस तरीके से इनका जो एक्सपेंशन है वो आपको देखने को मिलता है। चलो एक्सपेंशन हो गया, अब आते हैं किसके बारे में, गुप्ता एम्पायर। आ जाओ बेटा, क्लास के अंत में बाकी चीजें बताएंगे, पहले ये खत्म कर लो। ठीक है, चले गुप्ता टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो 400 से लेके 600 एडी में आपको ये टाइम पीरियड मिलेगा। ऑन रूइंस ऑफ द कुषाण एम्पायर रोज द गुप्ता एम्पायर, यानी कि गुप्ता एम्पायर जो है वो कुषाण एम्पायर के बाद में आती है। ये कुषाण एम्पायर वही है जिसने 4th नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था, कहाँ पे, कश्मीर के अंदर। इसके बाद में आती है क्या, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो कौन है, श्री गुप्ता को माना जाता है। और ये यहाँ पे जो है श्री गुप्ता, इनके सक्सेसर कौन हो जाए, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है। अच्छा, ये जो यहाँ पे चंद्रगुप्त वन है, इन्होंने एक टाइटल लिया था अपने लिए, वो टाइटल क्या था, महाराजा अधिराज। टाइटल क्या था, महाराजा अधिराज। टाइटल आपको देखने को मिलता है, चल रहा है ना, ओके। महाराजा अधिराज इन्होंने टाइटल लिया था। लेकिन कई बार गुप्ता टाइम पीरियड में एक सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द रियल फाउंडर। तो जब भी आपसे पेपर के अंदर रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा चंद्रगुप्त वन। रियल फाउंडर कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त वन वाज द रियल फाउंडर। अगला यहाँ पे क्या है कि इनके द्वारा काफी सारे आयरन के पिलर्स जो हैं उनके ऊपर चीजों को लिखवाया गया था। चंद्रगुप्त वन के बाद में कौन आएंगे, समुद्रगुप्त, यानी कि नेपोलियन जिन्हें कहा जाता है। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो सेना है उसमें जो नेवल पावर थी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। किसको, नेवल पावर को। और इनके द्वारा जितने भी इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे सबके अंदर आप देखेंगे तो आपको संस्कृत भाषा जरूर से देखने को मिलेगी। लैंग्वेज आपसे कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे करके ये जो कलरफुल आपको नजर आ रहा है ना, ये सब का सब गुप्ता टाइम पीरियड है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया हुआ। दूसरा नाम आता है चंद्रगुप्त टू। आप देखो भाई, इनसे पहले कौन था, चंद्रगुप्त टू जो थे इनसे पहले कौन था। आज देखें कौन इसका आंसर करता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। देखें कौन बताता है। नाम बताओ भैया, इनसे पहले कौन थे, रामगुप्ता। आयुषी करेक्ट, कौन, रामगुप्ता। लेकिन ये रामगुप्ता जो थे ना बड़े ही डरपोक टाइप के थे। मतलब ये ऐसे वाले थे कि इन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर कोई शासक मेरे ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, तो मेरी वाइफ को भी ले जाए लेकिन मेरे को छोड़ के चला जाए। तो इनके टाइम पे क्या होता है, शाका रूलर्स का अटैक होता है। किसका, शाका रूलर्स का अटैक होता है, जहां पे इनकी वाइफ को भी ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त टू, और ये आप देख सकते हैं विक्रम आदित्य इनका टाइटल। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शाका रूलर्स को हराया था, और इन्होंने अपनी जो सेकेंड कैपिटल बनाई थी वो उज्जैन को इन्होंने सेकेंड कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो ये भी। अब भैया देखो, वाइफ से हर कोई परेशान हो जाता है, पहले की बात हो या आपकी बात हो, इट्स कॉमन। एक चीज तो आपको कॉमन मिलती है,
चलो अगला सुनिएगा। अगला यहाँ पे क्या है कि इन्होंने भी काफी सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं वो बनवाए थे। आयरन पिलर आपको कहाँ पे मिलेंगे, दिल्ली के अंदर, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजों को मेंशन करवाया जाता है। इनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य है वो आपको उज्जैन के अंदर देखने को मिलेगा। इनके टाइम पर फाहिम भारत के अंदर आते हैं। कहाँ से आते हैं ये स्कॉलर, देखो सबसे ज्यादा जो स्कॉलर्स आए हैं वो चाइना से ही आए। कहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर कहाँ आएंगे, तक्षशिला के अंदर। ओके, तो मैक्सिमम आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद में द गुप्ता लेटर एम्ब्रेस द बुद्धिज्म। उसके बाद में क्या होगा, बाद में गुप्ता ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इन लोगों ने उसको फॉलो किया था। अगला नाम जो आता है वो है हर्षवर्धन का। अगला नाम किसका है, हर्षवर्धन का। इनकी कैपिटल क्या, कन्नौज, द परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया, ये इनकी कैपिटल थी। हर्ष वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान भोले बाबा को इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट किया था। और आगे चल के आप देखेंगे तो इन्होंने किसको फॉलो किया था, महायान बुद्धिज्म। इनके समय पर कौन आते हैं, यहाँ पे आएंगे हुएन सांग। कौन आएगा इनके समय पर, हुएन सांग इनके समय पर आते हैं। अरे तुम लोग भाई साहब बहुत उज्जवल प्राणी हो। अगला यहाँ पे काफी सारी किताबें हैं जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्या है, बाणभट्ट, हर बार सवाल आता है, हर बार सवाल आता है। ये यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ये नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पे हर्ष चरित्र के साथ में, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, कादम्बरी, यानी कि इनके द्वारा ये 2 किताबें। अगला नाम क्या है, हर्षवर्धन, इनके द्वारा कौन सी आएगी, रत्नावली और नागानंद, और साथ में प्रियदर्शिका। ये 3 किताबें आपको इनके नाम के साथ भी मिलती है। अच्छा, इनके बाद में क्या होगा भैया, इनके बाद में आते हैं चालुक्यास, पल्लवास एंड पांडवास, जिसमें आपको ये याद रखना है कि चालुक्यास जो होंगे इनकी कैपिटल बादामी। इनके बारे में फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बादामी आएगा। और इनके टाइम के जो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं वो कौन है, पुलाकेशिन II। कौन है, पुलाकेशिन II, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। पुलाकेशिन II जो है, इनकी लड़ाई होती है किसके साथ में, हर्षवर्धन के साथ में। कहाँ पर होगी, नर्मदा वाले एरिया में। और जीतेगा कौन, वो तो आप, ठीक। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया। आई होप कि आपने अपना रिवीजन क्लास के साथ साथ में किया होगा। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये मैंने रिवीजन आपके पेपर से पहले रखा है। और इसी तरीके से आपके बाकी सब्जेक्ट का भी एक पूरा टाइमलाइन वाला जो रिवीजन है वो चलता रहेगा। बाकी इसके क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हुए हैं। और अभी आपका लूसेंट वाला चल ही रहा है, शाम को 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे, उसमें आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपने रिवीजन किया होगा। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पेड बैचेस हैं ये आपके अभी चल रहे हैं ऑफर के साथ में, विद द कोड प्रति10 आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार से जरूर उसकी टाइमलाइन को देख लीजिएगा, ठीक है। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते, मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे।